अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 25 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन 26 नवंबर से पहले करवा लिया जाएगा। वाज़ेह कि महाराष्ट्र असेंबली की मियाद 26 नवंबर को ही ख़त्म हो रही है और इससे कबल नई हुकूमत कायम होना आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से कई अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया है कि असेंबली इंतखाब 26 नवंबर से पहले ही हो जाएगा और इस तारीख से कबल नई हुकूमत भी कायम हो जाएगी। वाज़ेह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 26 सितंबर से मुंबई के 6 रोज़ा दौरे पर थे। आखिरी दिन उन्होंने मुंबई के होटल ट्रेडियंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये मालूमात फराहम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कबल अचानक होटल की लॉबी में सायरन बजने लगा और तकरीबन 1 मिनट बाद बंद हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजाकन कहा कि अभी इलेक्शन का बगुल नहीं बजा, कोई इसे इलेक्शन का बगुल ना समझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार ने यकीन दहानी कराई कि असेंबली इंतखाबात 26 नवंबर से कबल हो जाएंगे, आप लोग बेफिक्र रहें। हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों ने रियासत के मंडी जिले में एक मस्जिद की तामीर को गैर कानूनी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संजौली की तरह ही मंडी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यह हिदायत जारी की है कि मंडी की खदीम मस्जिद की 2 मंजिलों को भी शहीद किया जाए, क्योंकि इसकी तामीर के लिए मंजूरी नहीं ली गई थी, जिसके बाद से मस्जिद को शहीद कर दिए जाने का खतरा मंडला रहा है। इसी वजह से मुकामी मुसलमानों ने इस हुक्म के खिलाफ शिमला हाईकोर्ट से रुजू किया है और इस फैसले पर रोक का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी इजाज़त के बगैर मुल्क में कहीं भी बुलडोजर ना चलाए जाने के सख्त अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी वाली रियासतों में बुलडोजर राज जारी है। आसाम के 47 बाशिंदों ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें 17 सितंबर 2024 के अदालत उज़्मा के अबूरी हुक्म की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की निशानदेही की गई है। अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी अर्जी में बताया कि आसाम में हुक्काम ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के इनके घरों को मुस्मार करने के लिए निशानजद करके इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अर्जी में इस्तिदा की गई है कि इस गैर कानूनी अमल और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदोली में मुलविस एहलकारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस अर्जी पर पीर को जस्टिस BR गोई और KV विश्वनाथन की बेंच समाअत करेगी। इसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट के 20 सितंबर 2024 के हुक्म का भी हवाला दिया गया, जिसमें आसाम के एडवोकेट जनरल ने हलफनामा दाखिल करके कहा था कि जब तक अर्जी गुजारों की दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद हुक्काम ने अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए मुस्मारी का अमल जारी रखा। मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह को बम से उड़ाने और कई अलग अलग धमकियों के बाद मुंबई शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मरकजी एजेंसियों ने दहशतगर्दी का खतरा जाहिर किया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने मुमकिन दहशतगर्दी के खतरे के बारे में मरकजी एजेंसियों की इंटेलिजेंस के बाद पुरहुजूम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। शहर भर में मजहबी मुकामात और मसरूफ अवामी मुकामात पर हिफाजती इक़दाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक अफसरान को एहतियाती इक़दाम के तौर पर इन इलाकों में फर्जी मशक़ें करने की हिदायत दी गई है। जमाअतुल हिंद के सरबराह मौलाना महमूद असद मदनी के जरिए NRC की हिमायत और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की मुखालिफत में दिए गए हालिया बयान को दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम व रुकने आमिलात जमाअतुल हिंद मौलाना मुफ्ती अबू कासिम नोमानी ने इनकी ज़ाती राय करार दिया। मौलाना मुफ्ती अबू कासिम नोमानी बनारसी ने इस बयान से अपने इख्तलाफ का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें मालूम नहीं है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर मौलाना महमूद मदनी का जो बयान वायरल हो रहा है वो इनके किसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप है या किसी नए इंटरव्यू की। बहरहाल उन्होंने जो बयान दिया है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मुल्क में हर एक को इख्तलाफ राय की आज़ादी है। किसी की गुफ्तगू या तकरीर पर नज़रियाती एतबार से किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है, बावजूद इसके अपने ख्यालात को इजहार करने का तरीक़ा मुनासिब होना चाहिए। जबकि इस वक्त मुल्क का मुसलमान 2 मसाइल की वजह से इंतहाई तशवीश और तकलीफ में मुब्तला है। एक वक्त तरमीमी बिल का मसला है और दूसरा मसला तौहीन रिसालत का है। इन दोनों मसाइल पर असदुद्दीन ओवैसी बेबाकी से गुफ्तगू कर रहे हैं और मसाइल के हल के लिए कोशाएँ। इनके साथ अपने इख्तलाफ का इजहार जिन अल्फाज में मौलाना महमूद असद मदनी ने किया है वो बिल्कुल नामुनासिब है। नाज़रीन, मौलाना मुफ्ती अबू कासिम नोमानी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, क्या उनके ज़रिए ज़रूर बताइएगा। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा है कि दफ़ा 370 सिर्फ हुकूमत हिंद बहाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासती दर्जा बहाल करने का वादा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोग
पुरजोश हैं क्योंकि वो 10 साल बाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ मीडिया से बातचीत में कहा कि दफ़ा 370 और रियासती दर्जे पर पार्लियामेंट में ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और ना ही PDP ने ज़बान खोली थी। मैंने इस पर इज़हार ख्याल किया था। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत को खबरदार किया था कि असेंबली इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल ना किया गया तो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक सड़कों पर एहतजाज करेगा और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पूरा जोर लगाएगा। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल शहर के सिविल लाइन्स इलाके में वाक़ चीफ मिनिस्टर दिल्ली का सरकारी बंगला अनकरीब खाली कर देंगे। इनके नई दिल्ली हल्के के करीब नए मकान की तलाश तेजी से जारी है। पार्टी ने यह बात बताई। केजरीवाल ने कहा कि वो नवरात्रि के दौरान अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगे जो फ्लैगस्टॉफ रोड पर वाक़ है। हिंदू त्यौहार नवरात्रि का आगाज अक्टूबर के पहले हफ्ते से हो रहा है। आम आदमी पार्टी सरबराह ने कहा कि केजरीवाल अपने हल्के असेंबली नई दिल्ली के करीब रहना चाहते हैं ताकि आवाम से अच्छी तरह जुड़े रहें। दिल्ली असेंबली इलेक्शन को चंद माह रह गए हैं। आम आदमी पार्टी सरबराह ऐसी जगह मकान चाहते हैं जहां से वो अपना वक्त और वसाइल इलेक्शन के लिए भरपूर इस्तेमाल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस रिमार्क को हज़फ कर दिया है कि अगर तब्दीली मजहब को रोका नहीं गया तो एक दिन मुल्क की अक्सरियती आबादी अक़लियत में आ जाएगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कैलाश नामी एक शख्स को जमानत देते हुए यह हुक्म जारी किया। कैलाश के खिलाफ उत्तर प्रदेश के तब्दीली मजहब कानून के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इनके खिलाफ ताज़िरात हिंद की अगवा और तब्दीली मजहब से मुतालिक दफात के तहत भी इल्ज़ामात आयद किए गए थे। अदालत ने मुलजिम को राहत देते हुए यह बात नोट की कि वो 21 मई 2023 से तहवील में है और 19 जुलाई 2023 में चार्जशीट दाखिल की गई। बेंच ने कहा कि हम ये वजाहत करते हैं कि हाईकोर्ट के आम रिमार्क्स का मौजूदा केस के हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। क़ब्ल 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करते हुए ये बात नोट की थी कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इल्ज़ामात है कि वो उत्तर प्रदेश के तमीरपुर से लोगों को दिल्ली ले जाकर इनका मजहब तब्दील कर रहे हैं। अगर इस अमल को जारी रखते दिया जाए तो इस मुल्क की अक्सरियती आबादी एक दिन अक़लियत में आ जाएगी। हाई कोर्ट ने यह रिमार्क करते हुए मुलजिम को जमानत देने से इनकार किया था। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर 1947 में आज़ादी के फौरन बाद तामीर होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इस पर तनाज़ा पैदा किया। फरीदाबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस 65 साल तक इस मसले का हल तलाश नहीं कर सकी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में बरसर इख्तिदार आए और इनकी क़यादत में 2019 में इस मसले का हल तलाश किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई है। तेलंगाना में जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल व न्यूज़ एडिटर सियासत ने मरकजी हुकूमत के वक्त तरमीमी बिल 2024 को गैर दस्तूरी करार देते हुए बिल से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। जनाब आमिर अली खान ने हैदराबाद के दौरे पर आई हुई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश किया और दस्तूर की मुख्तलिफ दफ़ात की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया। कमेटी के सदर नशीन जगदम्बिका पाल और दीगर अरकान के रूबरू अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा है कि वक्फ बायूज़र के तहत 5 साल से मुसलमान होने की शर्त रखी गई है, जो इंतहाई मज़ाक़-ए-ख़ैज़ है। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि वक्त तरमीमी बिल के निफाज की सूरत में औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही का सामान होगा। आमिर अली खान ने सदर नशीन कमेटी जगदम्बिका पाल को तफसीली याददाश्त हवाले की, जिसमें तरमीमी बिल की 44 तरमीमात के औक़ाफ़ी जायदादों और मुस्लिम समाज पर पड़ने वाले मज़र असरात की निशानदही की गई। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि मुजवज़ा वक्त तरमीमी बिल दस्तूर की दफ़ा 14, 25, 26 और 301 के खिलाफ है। मुसलमानों के मुख्तलिफ तबक़ात के लिए अलहदा वक्फ बोर्ड की तश्कील और बोर्ड में गैर मुस्लिमों की शमूलियत के अलावा मुसलमानों को 5 साल से अपने अमली तौर पर मुसलमान होने का सबूत पेश करने जैसी शराइत मुसलमानों के साथ सरासर जानिबदारी है। उन्होंने कहा कि वक्फ दरअसल अल्लाह की जायदातें हैं और बोर्ड इनके निगरानकार हैं और काफ़ी जायदातों और वक्फ के उमूर में हुकूमत को मुदाखलत का कोई हक़ नहीं। मूसी रिवर फ्रंट के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने कहा है कि हैदराबाद शहर को तरक्की देने के मकसद के तहत ही मूसा नदी की सफाई का काम शुरू किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1927 में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से भारी जानी नुकसान हुआ था। शहर में मामूली बारिश की वजह सेक्रेटरीट के रूबरू काफ़ी पानी जमा होना है। उन्होंने कहा कि शदीद बारिश होने पर ओहदेदार भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर के अवाम को मुस्तकबिल की परेशानियों से बचाने के लिए मूसा नदी को तरक्की दी जा रही है। सिर्फ मूसा नदी को तरक्की देने के लिए ये कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि साबिक़ में मूसा नदी के मुतासरीन को सैलाब की वजह से दूसरे मुकामात पर मुंतकिल किया गया था। उन्होंने कहा है कि मूसा नदी में सैलाब आने से वहाँ के अतराफ़ के अवाम को ही काफ़ी परेशानी होगी। अवाम की भलाई के लिए ही मूसा नदी को तरक्की दी जा रही है। एक सवाल के जवाब में दाना किशोर ने कहा कि मूसा नदी में कायम MGBS मेट्रो स्टेशन को भी दूसरे मुकाम मुंतकिल करने के सिलसिले में तबादला ख्याल करने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो स्टेशन के ताल्लुक से बाज़ NGOs ने भी इनसे इस्तफसार किया।
وہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر کافی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی کی صفائی کے ایک حصے کے طور پر بفر زون اور FTL میں تعمیر کردہ عمارتوں کو کسی بھی وقت ہٹا دینا ضروری ہے۔ حالیہ دنوں شہر میں 9 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ شہر حیدرآباد میں فی الوقت 1 کروڑ سے زائد آبادی ہے۔ موسیٰ ندی کے اطراف سلم علاقے قائم ہو گئے ہیں۔ ندی میں سیلاب آنے پر یہاں بسنے والے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈانا کشور نے کہا کہ موسیٰ ندی کے اطراف قائم بستیوں میں شہر کے ارکان اسمبلی کے ساتھ دورہ کیا جائے گا۔ 2030 تک حیدرآباد کی معیشت $250 بلین تک پہنچ جائے گی۔ موسیٰ ندی میں آنے والے پانی کو صاف کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ BRS لیڈر اور سابق وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے نام پر شہر حیدرآباد میں کانگریس حکومت کی شروع کردہ انہدامی کارروائیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے انتباہ دیا ہے کہ بلڈوزر انصاف کے نتیجے میں حیدرآباد کا وقار متاثر ہوگا، جس نے گزشتہ 10 سال کے دوران مختلف شعبوں میں عالمی سطح پر نام کمایا ہے۔ موسیٰ ندی کے احاطوں میں رہنے والوں کی بڑی تعداد میں تلنگانہ بھون پہنچ کر ہریش راؤ اور دوسرے BRS قائدین سے ملاقات کی، جنہیں مکانات کے انہدام کے لیے نوٹسیں جاری کی گئی۔ ہریش راؤ نے ان متاثرین کے ساتھ پارٹی کی طرف سے مکمل اظہار یگانگت کیا اور کہا کہ BRS اس قسم کے تمام خاندانوں کی مفت قانونی مدد کرے گی اور عدالت میں اس معاملے کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا لیگل سیل 24 گھنٹے متاثرین کے لیے دستیاب رہے گا۔ ہریش راؤ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں خاندانوں کو اپنے مکانات کے انہدام کے خطرات لاحق ہے اور یہ مکانات بڑی مشکلات سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ انہدامی کارروائیوں کے بجائے عوام کی بہبود کے اقدامات پر توجہ مرکوز کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست تلنگانہ بھر میں 3 اکتوبر سے تجرباتی اساس پر فیملی ڈیجیٹل کارڈز کی اجرائی کے سروے شروع کریں۔ ریاست کے 119 اسمبلی حلقے جات میں ہر ایک اسمبلی حلقے سے محافظات کے 2 وارڈز اور شہری علاقے کے 2 ڈویژنز کی نشاندہی کریں۔ نشاندہی کردہ خاندانوں کے دستیاب ریکارڈ کا ڈیٹا اور فیملی ڈیجیٹل کارڈز کی تفصیلات کی اساس پر عہدیداروں کو گھر گھر اسٹڈی کرنی چاہیے اور یہ اسٹڈی کا ایک عمل منتخب علاقوں میں ہی ہونا چاہیے۔ اس سروے کی نگرانی رورل اسمبلی حلقے میں RDO رینک کے عہدیدار کو کرنی چاہیے، جبکہ شہری اسمبلی حلقے میں سروے کی نگرانی میونسپل زونل کمشنر رینک کے عہدیدار کریں گے۔ ریونت ریڈی نے چیف سیکرٹری شانتی کماری سے کہا ہے کہ وہ اسٹڈی کے لیے ان سینئر عہدیداروں کا تقرر کریں جنہیں حالیہ تباہ کن سیلاب میں سپروائزر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ موجودہ راشن کارڈز، راجیو آروگیہ شری، IT، زرعی و دیگر فلاحی اسکیمات کے دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر خاندانوں کی نشاندہی کریں۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہیڈرا کے کمشنر AV رنگاناتھ نے کہا ہے کہ سرکاری اثاثوں کا تحفظ ہی ہیڈرا کی ذمہ داری ہے۔ سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رنگاناتھ نے ہیڈرا کی جانب سے کی جانے والی انہدامی کارروائی اور موسی ندی کی صاف صفائی کے لیے ندی کے اطراف تعمیر غیر مجاز مکانات کو نوٹسیں حوالے کرنے کے بعد پیدا ہو رہے صورتحال پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اثاثوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہر ایک پر عائد ہوتی ہے، اسی لیے تالابوں نالوں کا تحفظ کی ذمہ داری کی ہیڈرا نے قبول کی ہے۔ شہر میں پائے جانے والے تالاب، نالے اور کنٹے عوامی اثاثے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ہیڈرا کے تعلق سے غلط تشہیر کرتے ہوئے عوام میں ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے مضافات میں واقع امین پور میں سینکڑوں ایکڑ سرکاری اراضی قبضے نظر ہو گئی اور اس پر غیر مجاز تعمیرات بھی قائم ہو گئے۔ تالابوں پر ہو رہی تعمیرات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ کمشنر رنگاناتھ نے واضح کیا کہ 2 مہینے سے ہیڈرا غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر رہی ہے۔ اب تک ہیڈرا نے جن عمارتوں کو منہدم کیا ہے اس میں ایک بھی عمارت کے تعمیری اجازت نامے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ غلط سروے نمبر پر غیر مجاز تعمیرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیڈرا عوام کے لیے خوف نہیں بلکہ ایک بھروسہ ہے جو آنے والی نسل کے لیے تالابوں، نالوں اور کنٹوں کا تحفظ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آفات سماوی سے نمٹنے اور عوامی اور سرکاری اثاثوں کا تحفظ کرنا بھی ہیڈرا کی ذمہ داری ہے۔ موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے موسیٰ ندی کے طاس میں واقع بستیوں میں آج بھی عہدیداران نے سروے کیا اور مکانات پر RBX کے نشانات لگائے، جس کے خلاف عوام نے زبردست احتجاج کیا اور ریلیاں نکالی گئی۔ حکومت اور ہیڈرا کے خلاف نعرے بلند کیے گئے۔ بالخصوص خواتین میں حکومت اور چیف منسٹر کے خلاف شدید برہمی پائی جا رہی ہے۔ بہادرپورہ ہاؤسنگ بورڈ کالونی اور اس سے متصل بستی کے مکانوں کے سروے کے خلاف متاثرہ عوام نے زبردست احتجاج کیا اور بہادرپورہ منڈل آفس پہنچ کر حکومت کے خلاف نعرے بلند کیے۔ بتایا گیا ہے کہ موسی ریور فرنٹ کے عہدیداران بہادرپورہ ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے تقریباً 18 مکانات اور اس سے متصل بستی کے مکانات میں مقیم افراد کو نوٹس جاری کیے اور مکانات پر نشانات بھی لگائے گئے، جس کے خلاف متاثرہ عوام جن میں نوجوان شامل ہیں بہادرپورہ سینٹرل آفس تک ریلی نکالی۔ متاثرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ 20 سال سے یہاں مقیم ہیں اور باقاعدہ ان کے مکانات کا رجسٹریشن ہے اور وہ بلدیہ کو ٹیکس، نل اور برقی بلز ادا کر رہے ہیں۔
آج بفر زون کے نام پر انہیں مکانات سے تخلیہ کرنے کی نوٹس جاری کی جا رہی ہے، جو انہیں قابل قبول ہے۔ وہ کسی قیمت پر مکانات سے اپنا قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔ موجودہ دور میں ہر عمر کے افراد کے لیے کمپیوٹر سے واقفیت بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج ہر چیز ڈیجیٹلائز اور کمپیوٹرائز ہو رہی ہے، اور اسے سیکھنا آج کے دور میں ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی افراد آج اگر کمپیوٹر سے واقفیت نہیں رکھتا ہے تو وہ دوسروں سے پیچھے رہے گا اور دھوکے باز افراد کے دھوکے میں بآسانی آ سکتا ہے۔ اسی لیے کمپیوٹر کی واقفیت زمانے کے ساتھ چلنے میں ایک اہم ضرورت ہے۔ ادارہ سیاست نے اس ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں کوئی بھی عمر کے افراد، بالخصوص تعلیم یافتہ بے روزگار افراد کے لیے اور لڑکے لڑکیوں غیر تعلیم یافتہ سبھی کے لیے کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ادارہ سیاست میں کمپیوٹر کورسز کا آغاز 1 اکتوبر سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کورسز میں بالخصوص آٹو کیڈ اور ٹیلی جی ایس ٹی کو شامل کیا گیا ہے۔ آٹو کیڈ کے بیچز صبح اور شام میں الگ الگ چلائے جائیں گے۔ سینٹر ہاضہ میں دیگر پیشے وارانہ کورسز جیسے ایم ایس آفس، اکاؤنٹنگ پیکیجز جس میں ٹیلی، جی ایس ٹی، ونگز فوکس، ڈی ٹی پی، آٹو کیڈ، ریویڈ، اسپوکن انگلش کی بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ ادارے ہاضہ سے ہر ماہ کئی طلباء و طالبات تربیت حاصل کر کے ملک و بیرون ملک معقول مشاعروں پر برسر روزگار ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ادارے سیاست سے رابطہ یا پھر ان فون نمبرات پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9652813994، 9393876978۔